जब आप इतने अधिक ब्लेटेंट रिलीजियस मार्कर्स पहनकर आते हैं स्कूल में, और खास तौर से जहां एक कम्युनल कॉन्फ्रंटेशन का इंडिया में मतलब 100 सालों का एक इतिहास रहा हो, तो वहां पे ये भी बहुत ऑब्वियस हो गया कि दोनों बच्चे थे, मतलब दोनों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, वो भी आमने सामने आ गए। एक जगह काफी कन्फ्रंटेशन भी हुआ। इनफैक्ट हर्षा नाम के एक हिंदू युवक की हत्या हुई है इस केस में। छोटा सा इतिहास है, ऑफ कोर्स मैंने अपनी बुक में इसको 4 चैप्टर्स में इलेबोरेट किया है। उसमें बहुत जल्दी उसमें अलकायदा, आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी कूद गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इनको रोका जाएगा तो हिंदुओं का नाम लेकर इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि फिर हम जिहाद भी करेंगे। ऐसा करके ये पूरा एक इश्यू कर्नाटका में डेवलप हुआ। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जब ये दिसंबर में इश्यू चल रहा था, तब ऑलरेडी एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने के लिए कई बार गवर्नमेंट से अपील कर चुकी थी। Is hijab a symbol of resistance against the so-called majoritarianism or a step towards Talibanization? Is it assertion of religious identity or the subjugation of women in the guise of freedom? So before you choose a side in this debate, you must know the full facts and arguments. And through this book, The Hijab Debate, Subjugation Sold as Freedom, one gets a short but comprehensive guide. Our speaker today, Swati Goyal Sharma ji. Swati Goyal Sharma has a decade-long career in journalism, starting with Times of India and Hindustan Times. She is currently senior editor with Swaraj. Her reporting on forced religious conversions and cow smuggling is distinguished. She has helped victims in rehabilitation through her NGO Seva Nyay Utthan and also runs the popular Gems of Bollywood account. Swati ji, I would move on to you to please give us a background of this book. What came to your mind? How did you collect the facts? And what eye-opening facts did you find when you started writing this book? Thank you so much, Sangam Talks, for this event. कि मैं हिजाब बुक की बात करूं तानिया, तो देखिए जनवरी में, ये दिसंबर में एक्चुअली ये पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था। 6 लड़कियां, एक कर्नाटका में एक उड़पी जगह है, सो वहां 6 लड़कियां एक स्कूल में, जिस स्कूल में 60 से अधिक मुस्लिम लड़कियां हैं, अचानक से हिजाब यानी एक हेडस्कार्फ पहन के आने लग गई। हेडस्कार्फ माने मतलब एक दुपट्टा जिसको यहाँ पर इस तरीके से टाई किया जाता है, उसको हिजाब बोल देते हैं। मैं बाद में इस बात पर आऊंगी कि हिजाब की कोई डेफिनेशन है नहीं। ओके, फिर जब प्रिंसिपल ने कहा कि ये तो कोई ड्रेस कोड नहीं है, ये तो ड्रेस यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, यूनिफॉर्म बहुत डिसेंट है स्कूल की, एक सलवार, एक ऊपर लंबा कुर्ता और उसमें दुपट्टा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा रिलीजन का पार्ट है और हम इसको नहीं उतार सकते, और आज तक हमको पता नहीं था कि हम पहन सकते हैं इसको। फिर ये मतलब ऑब्वियसली स्कूल को समझ में नहीं आया कि ये कैसे, उन्होंने पेरेंट्स से आकर बात करी, फिर इस तरीके से इश्यू बन गया। लेकिन स्कूल ने एक स्टैंड लिया, क्योंकि उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना है कैंपस पे। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे रूल्स नहीं मानेंगे, यूनिफॉर्म को नहीं मानेंगे, और आप पहले से तो मान ही रहे थे इतने महीनों से, तो हम आपको क्लास में एंटर नहीं करने देंगे। उन्होंने स्कूल से भी एंटर करने को नहीं मना किया, उन्होंने क्लास में नहीं एंटर करने दिया। यानी क्लास के दरवाजे पर उनसे कहा गया कि अगर आप हेडस्कार्फ उतारोगे तब तो हम आपको एंटर करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। और ये एक ऑल गर्ल्स स्कूल है, ये कोएड स्कूल भी नहीं है। फिर वहां से 31 जनवरी को सबसे पहले उनमें से एक लड़की ने पिटीशन डाली कर्नाटका हाई कोर्ट में, ये कहकर कि हमको हिजाब पहनने दिया जाए, क्योंकि हम मुस्लिम लड़कियां हैं और हमारा ये धर्म का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। यानी ये हमारे रिलीजन का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको हम नहीं छोड़ सकते। फिर उसके बाद हिंदू स्टूडेंट्स की तरफ से एक रेजिस्टेंस आया, इस कॉलेज में नहीं और दूसरे स्कूल्स में, सॉरी स्कूल था एक, वहां पर बहुत सारे बच्चे, हिंदू बच्चे, सैफरन के स्टोल जैसे होता है वो पहनकर आने लगे। तो जब स्कूल्स ने पूछा कि ये क्यों, तो उन्होंने कहा कि अगर आप उन लड़कियों को क्लास में एंटर करने के लिए देते हो परमिशन, तो हमको भी दो, क्योंकि वो भी यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, तो हमारा भी यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। अब ऐसे में क्या हुआ कि कुछ स्कूल्स ने अलाउ भी किया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हंड्रेड्स की संख्या में बच्चे आने लग गए। अब एक सिक्योरिटी इश्यू बन गया, क्योंकि देखिए जब आप इतने अधिक ब्लेटेंट रिलीजियस मार्कर्स पहनकर आते हैं स्कूल में, और खास तौर से जहां एक
कम्युनल कॉन्फ्रंटेशन का इंडिया में मतलब 100 सालों का एक इतिहास रहा हो, तो वहां पे ये भी बहुत ऑब्वियस हो गया कि दोनों बच्चे थे, मतलब दोनों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, वो भी आमने सामने आ गए। एक जगह काफी कन्फ्रंटेशन भी हुआ। इनफैक्ट हर्षा नाम के एक हिंदू युवक की हत्या हुई है इस केस में। एक फरवरी में 8 फरवरी को हर्षा की हत्या हुई है, जो हिजाब प्रोटेस्टर्स थे उनके द्वारा। और एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने अप्रैल में पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये कहा कि ये उसकी जो हत्या हुई है ये उसी इश्यू को भड़काने के लिए हुई थी, टू फ्लेयर अप दिस इश्यू। ये इसकी बात आजकल कोई करता नहीं है, इतनी जो मतलब हत्या हुई थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से फिर एक और पिटीशन फाइल की गई। ये दूसरी पिटीशन एक प्राइवेट कॉलेज के द्वारा, एक प्राइवेट कॉलेज में एक स्टूडेंट के द्वारा की गई, क्योंकि उस प्राइवेट कॉलेज में दूसरे स्टूडेंट्स भी सेफरन पहनकर आने लग गए शॉल, कि हमको भी करो। उसके ये इस तरीके से दोनों पिटीशन कर्नाटका में पहुंची। लेकिन पिटीशन जब चल रही थी तब सड़कों पर दंगे हो रहे थे कर्नाटका में। हर्षा की, जैसे मैंने कहा, हत्या भी हुई थी, और बहुत सारे स्कूल्स बंद करने पड़े कई दिनों के लिए, क्योंकि वहां पर वायलेंस का डर था। और एक तरीके से मतलब काफी अनरेस्ट हो गया पूरे कर्नाटका में। तो ये एक छोटा सा इतिहास है। ऑफ कोर्स मैंने अपनी बुक में इसको 4 चैप्टर्स में इलेबोरेट किया है। उसमें बहुत जल्दी उसमें अलकायदा, आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी कूद गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इनको रोका जाएगा तो हिंदुओं का नाम लेकर इन ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा कि फिर हम जिहाद भी करेंगे। ऐसा करके ये पूरा एक इश्यू कर्नाटका में डेवलप हुआ। पहले कर्नाटका हाई कोर्ट ने सुना, मार्च में कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया कि नहीं, हम हिजाब को इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कह सकते, इसलिए स्कूल में ये पहना ही जाए, इसका कोई बच्चों के पास राइट नहीं है। और फिर वो मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट गया। ये सिर्फ कर्नाटका का एक इतिहास है। मैं आपको इससे पहले कुछ साल पहले लेके जाना चाहूंगी। ईरान में 1979 में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था। उससे पहले वहां सेक्युलर मोनार्की होती थी, रेजा शाह जिसे पहलावी डायनेस्टी कहते हैं उनकी। तो जब ये अब्दुल्ला खोमिनी उसने जब उसको ओवरथ्रो किया सेक्युलर मोनार्की को, तो एक इस्लामिक थियोक्रेसी वहां पर आई। उसमें सबसे पहले आते ही क्या काम करा कि हिजाब सबके लिए मैंडेटरी कर दिया। पहला रूल ये बनाया गया कि जो हिजाब नहीं पहनेगी महिला, उस पर 74 लैशेज उसको मिलेंगे। फिर धीरे धीरे रूल चेंज करके एक फाइन और एक जेल टर्म, 2 महीने तक का जेल टर्म लगाने की उस वहां पर जो रूल्स है, रिटन में जो रूल्स है उसमें उसकी है मतलब प्रोविजन। ये देखिए कि ईरान में मतलब यहाँ पर जब सेक्युलर मोनार्की थी तब 1936 में वहां के एक रूलर ने हिजाब को बैन कर दिया था। एक्चुअली आप बॉडी ऐसे फेस का बेसिकली फेस को अनकवर करना, फेस के ऊपर वेलिंग बैन किया था। मतलब इस तरीके से बैन किया था कि पहले तो कुछ साल उन्होंने इसको प्रोपोगेट किया कि आप ये हटाइए, फेस वेलिंग इज बैड, ठीक है। उसके मतलब स्कूल्स में इंसेंटिव दिया गया कि यूनिफॉर्म रखा जाए जिससे जो बच्चियां हैं उनका स्कूल वो पहने ही ना वेल। और ऐसा करके 1936 में इवेंचुअली एक रूल ला दिया गया कि अगर कोई महिला पूरा चेहरा ढकती है तो फिर कोई पुलिस वाले के पास इतनी पावर है कि वो उसका चेहरा अनकवर कर दे। ऐसा ईरान में पहले हुआ था। लेकिन देखिए जब एक हिजाब को जब वहां रेवोल्यूशन चल रहा था, इस्लामिक रेवोल्यूशन, ये कहकर कि भाई हम ये जो सेक्युलरिज्म है, ये जो लिबरलिज्म है, ये सारा का सारा एक वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी है इस्लामिक देशों के अगेंस्ट, कि हमारा रूल छीनकर वेस्टर्नाइजेशन हमारा करने का एक कॉन्स्पिरेसी है। तो वहां पर हिजाब एक मुख्य इश्यू बन गया था कि मतलब जो हिजाब में ना रखे वो वेस्टर्नाइजेशन, और जो हिजाब में रखेगा वही है इस्लामाइजेशन। इस तरह करके वहां पर ड्रेस कोड पहले ये हुआ कि इट्स बैंड एंड देन इट वाज मेड मैंडेटरी बाय खोमेनी। और 1979 से आज तक ईरान में वो रूल है। हाँ, उसमें फेस कवरिंग का रिलैक्सेशन हो गया था कि मतलब अब हेयर आपको कवर करने हैं, क्योंकि धीरे धीरे लिबरल मतलब थोड़ा थोड़ा तो चेंज हुआ। पहले तो लोग फेस भी कवर करते थे, लेकिन बाद में फेस अनकवर करने लग गए। बट यू हैव टू वेयर लाइक अ लूज फिटिंग क्लोक and you have to cover your hair and head and shoulders all the time, and if you do not do that, वहां पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। वहां पर मॉरल पुलिस होती है। मतलब मॉरल पुलिस एक मेटाफोरिकल टर्म नहीं है यहाँ पर, वहां पर एक 7,000
कॉप्स की एक फोर्स है जो कि वैन्स वगैरह लेकर खड़ी रहती है जगह जगह और वहां देखती है लोगों को, और अगर उन्हें वो पसंद नहीं आते तो वहां जाते हैं, उनसे उन्हें पकड़ लेती है, फिर पुलिस स्टेशन लाकर उनको कभी काउंसिल किया जाता है, कभी थोड़ा पीटा भी जाता होगा और उनपे फाइन किया जाता है। जो रिसेंटली इश्यू हुआ है महसा अमीनी का ईरान में, वो इश्यू क्या है? वो यही है कि वो लड़की ईरान के किसी मतलब तेहरान की नहीं थी, वो किसी और शहर की तेहरान घूमने आई हुई थी। तो वहां पर ऐसे किसी मॉरल पुलिस ने उससे कहा कि जो आपने हिजाब जिस तरह पहना हुआ है वो हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, यानी लूज फिट, मुझे नहीं पता क्या पहना था एग्जैक्टली, लेकिन हो सकता है कुछ बाल दिख रहे हो। इस बात पे वो पकड़ के उसको ले गए पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन के बाद वो सीधा गई हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में फिर वो कभी जी नहीं, शी डाइड। तो पुलिस अपने डिफेंस में कह रही है कि नहीं, वो शी डाइड आउट ऑफ एन इलनेस, लेकिन पुलिस और एक्टिविस्ट लगातार कह रहे हैं कि इट वाज नो इलनेस, यू बीट हर अप, हमने देखा है आपको पीटते हुए। ये ईरान की कहानी है। और इतना सब कुछ होने के बाद अब इंडिया में जो हम ये देखते हैं कि जो अभी कंट्रोवर्सी बन रही है वो उसका सीधा सीधा रिलेशनशिप है। इसमें एक बहुत अहम मेंशन फ्रांस का भी होना चाहिए, क्योंकि 79 में अगर ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था और हिजाब मैंडेटरी हो गया था, तो फ्रांस में 1989 में एग्जैक्टली सेम इशू हुआ था जो आज इंडिया में देखने को मिल रहा है। वहां भी स्कूल की कुछ लड़कियों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमको हिजाब पहनना है बिकॉज वी आर क्रेजी अबाउट आवर रिलीजन एंड वी कैन नॉट लीव हिजाब। उनका भी ये पहले तो हेडस्कार्फ से ही शुरू हुआ था। अजीब सा जो है ना, यू गेट टू सी दैट अ 16-year-old नॉर्मल स्कूल गर्ल ये जो है कोर्ट तक पहुंच जाती है, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक। इसके पीछे जो कहानी आपने अनफोल्ड करी है, इट्स वेरी शॉकिंग इन द बुक। कैन यू टेल अस कि ये कैसे हुआ कि एक मतलब स्कूल में कुछ होता है तो रफा दफा कर देते, प्रिंसिपल डांट पीट के घर चले जाते हैं। ये कैसे हुआ कि वायरल हो गया और फिर इसको सपोर्ट भी मिलने लग गया, एंड देन इट गोज टू द कोर्ट आल्सो, व्हिच इज आई मीन इट इज अनबिलीवेबल फॉर अ स्कूल चाइल्ड। देखिए, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोई भी फाइल कर सकता है। ऐसे ही इन तीनों लड़कियों ने भी किया, क्योंकि वो नाबालिग थी तो किसी के केस में उसके बड़े भाई ने फाइल किया, जैसे कि पहली पिटीशन में हुआ। दूसरे केस में बालिग थी लड़कियां तो उन्होंने खुद से फाइल किया। PIL कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें देखने वाली बात यह है कि एक बहुत ही लोकल इश्यू, स्कूल का इश्यू था, मतलब वो प्रिंसिपल स्कूल, ये इश्यूज अक्सर ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन उसको सीधा कोर्ट तक पहुंचाने का एक जनरल हमको पता चलता है कि उनको इतना अपने अपने स्कूल से निकाले जाने का या स्कूल में जो हॉस्टिलिटी फेस करनी पड़ेगी उसका शायद इतना डर नहीं था, क्योंकि ये कम्युनिटी ड्रिवन एफर्ट था। बहुत ही जल्दी, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पता होना जरूरी है तानिया। जो सबसे पहला स्कूल का मैंने अभी बात किया था, उडुपी स्कूल, जहां से ये हेडस्कार्फ शुरू हुआ था, वहां पर कुछ ही 2-3 महीने पहले कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का एंट्री हुआ था। वो कैसे हुआ था? क्योंकि कुछ मुस्लिम लड़कियां ने ABVP यानी जो RSS की जो स्टूडेंट विंग कही जाती है, उसके किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, और वो एक प्रोटेस्ट एक जनरल स्टूडेंट इश्यू के ऊपर था। लेकिन उस बात को लेकर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया वाले वहां से लड़कियों से मिले और उन्होंने कहा कि ABVP के आप प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते हो। अब वो आपके आपके रिलीजन के और आपके उस आइडियोलॉजी के खिलाफ है। तो यहाँ तक कि उस मीटिंग के बाद एक फोटो भी उन्होंने पब्लिश की थी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने, इसमें कि बहुत सारी लड़कियां बुर्का, 8 लड़कियां बुर्का पहनकर खड़ी हैं, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का इस तरीके से फ्लैग पकड़ा हुआ है और उसमें कैप्शन लिखा हुआ है कि ये लड़कियों को पहले पता नहीं था और उन्होंने ABVP के प्रोटेस्ट में पार्ट ले लिया था, लेकिन हमारी काउंसलिंग के बाद उन्होंने ये किया कि अब वो हमको ज्वाइन भी करेंगे हम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को, और ऐसे किसी प्रोटेस्ट में फ्यूचर में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगी। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जब ये दिसंबर में इश्यू चल रहा था, तब ऑलरेडी NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने के लिए कई बार गवर्नमेंट से अपील कर चुकी थी कि ये लोग रेडिकल जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बैन किया जाए। लेकिन तब तक गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं था। लेकिन अगस्त में शायद सितंबर में इंडियन गवर्नमेंट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया दोनों को बैन कर दिया। यानी इतना सब कुछ जो हुआ, और जिसमें जो सबसे प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन उसको लीड कर रही थी
वो कुछ ही महीनों के बाद इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दी जाती हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए। ये कितनी बड़ी बात है बताने के लिए कि जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ उसके पीछे कैसी कैसी ताकतें रही होंगी कि उन लड़कियों को भी वो हिम्मत मिल गई हो करने की। ये एक एक्चुअली इसका इतिहास है। और बाकी हाँ, ऐसे कोई PIL फाइल करते हैं तो झट से एक्सेप्ट हो जाती है कोर्ट में, बाकी इतने लोग लगे रहते हैं, नहीं भी होती है। लेकिन इसमें ये होता है कि शुरू से ही इन पेटिशंस को कुछ पावरफुल लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। आई मीन सम वेरी प्रोमिनेंट लॉयर्स हैव रिप्रेजेंटेड दीज पेटिशनर्स। आपने बोला कि हिजाब का जो है कोई डेफिनेशन नहीं है इस्लाम में या कुरान में, तो ये किस बेसिस पे जो है ये आंदोलन चल रहा है और बाकी जगह इस्लामिक कंट्रीज में इसको इम्पोज भी किया जाता है? व्हाट इज द बेसिस और द लॉजिक बिहाइंड इट जब उसका कोई डेफिनेशन नहीं है? जी, तानिया एंड एवरीबॉडी लाइक लिसनिंग टू मी, आप मुझे बताइए कि आपने हिजाब शब्द पहली बार कब सुना? क्या इंडिया में जितने सालों से पर्दा तो है, मतलब ऐसा नहीं कि महिलाएं वेल मतलब बुर्का पहनती रही हैं, लेकिन हिजाब शब्द यहाँ पर आया कब? हिजाब शब्द मेरे मतलब इतने सालों से हम देख रहे हैं, बुर्का शब्द यहाँ पर पॉपुलर है, पर्दा शब्द यहाँ पर पॉपुलर है। मतलब इवन गाने भी बने हुए हैं कि पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, या फिर ऐसे बॉलीवुड में भी कई गाने हैं। और बुर्का, बुर्के के ऊपर भी मतलब बुर्का सब जानते हैं। हिजाब शब्द एक बहुत ही नया टर्म है जो इस हेडस्कार्फ, मतलब ये कहकर कि हिजाब मतलब हेडस्कार्फ, ये कहां से आया? पहली बात तो किसी भी इस्लामिक देश में हिजाब को हेडस्कार्फ माना ही नहीं जाता है। ईरान में जब हिजाब कंपलसरी हुआ तो उन्होंने हेडस्कार्फ नहीं कहा, इट वाज अ क्लोक प्लस अ क्लॉथ दैट कवर्स योर हेयर एंड थिंग। इसका एक थोड़ा सा आपको बड़ा शॉकिंग इतिहास बताती हूँ। दरअसल क्या है कि इतने, जैसे मैंने कहा कि इंडिया में शुरू से ही जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज में मुस्लिम महिलाएं पहनती रही हैं वो पूरा बुर्का है, इजंट इट? कुछ जगह पर जहां पर इतना ऑर्थोडॉक्सी नहीं है वहां पर एक चादर टाइप की वो लेती रही थी जिसको पर्दा ही कह देते थे। वो बेसिकली ऐसा होता था कि काले रंग का कपड़ा है, उसको ऐसे डाला और ऐसे अपनी पूरी उसमें पहन लिया। तो जो हेडस्कार्फ वाला जो स्टाइल है ये एक बहुत ही रीसेंट स्टाइल है। और जब मैंने अपनी बुक के लिए रिसर्च किया तो मैंने पाया कि इजिप्ट में जो एक रेडिकल मूवमेंट चला था, मुस्लिम ब्रदरहुड, वो वहां से निकल कर आया था। तो हुआ क्या कि देखिए बहुत सारे जब ये इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले, जैसे इस्लामिक रिसर्जेंस कहा जाता है, उससे पहले काफी इस्लामिक देश सेकुलर मोनार्कीज ही थे, जिसमें कि मैंने ईरान का भी नाम लिया, इवन इजिप्ट भी था। तो वहां पे जब इस्लामिक रिसर्जेंट की मूवमेंट चलती थी तो वहां पर देखिए वेलिंग पहले बहुत कम हो चुकी थी। मतलब जिस हिसाब से पहले महिलाएं पर्दा करती थी वो मतलब एक तरीके से एक लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी तक सीमित हो गया था, ठीक है। फिर तो जब शहरों में इस्लामिक रिसर्जेंट की मूवमेंट आई तो फिर उन्होंने एक हेडस्कार्फ उनको दिया गया, वहां से पॉपुलराइज हो गया, क्योंकि अचानक से बुर्का पहनना एक रिग्रेसिव लगता, लेकिन एक हेडस्कार्फ पहनना ये कहकर कि भाई बाल और हेयर छुपाने होते हैं, वो थोड़ा सा मॉडर्न लुकिंग था। इनफैक्ट लीला अहमद जो कि हार्वर्ड की एक प्रोफेसर हैं और उन्होंने एक बुक लिखी है जिसको मैंने काफी जगह पर अपनी बुक में रेफर भी किया है, द रिटर्न ऑफ द वेल, सॉरी मुझे बुक का टाइटल एकदम याद नहीं है, मेरी बुक में काफी जगह पर है। तो उन्होंने लिखा है कि इट वाज अ वेरी मॉडर्न लुकिंग hijab, very modern looking headscarf that came into vogue with the Muslim Brotherhood movement. ये exactly वही स्टाइल था जो बाद में अमेरिका में ट्विन टावर्स के डिमोलिशन के बाद वहां पर पॉपुलराइज हुआ। दरअसल पहले तो इजिप्ट में हुआ, उसके बाद अमेरिका में जैसे ट्विन टावर अटैक के बाद हुआ क्या कि वहां पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी एलिज करना शुरू किया कि बहुत इस्लामोफोबिया हो गया है, कि मतलब हमारी हर सिंबल को, हर आइडेंटिटी मार्कर को एक टेररिस्ट बोलकर देखा जाता है। ये अमेरिका में मतलब हम सब जानते हैं, इस पे काफी मूवीज वगैरह भी बनी हुई है, इस पे काफी लिखा भी गया है कि किस तरीके से मतलब एक इस्लामोफोबिया, यानी बस एक मुस्लिम नाम, अरेबिक नाम का डर ही वहां पर बहुत लोगों में हो गया था। तो उसके प्रोटेस्ट में महिलाओं ने वहां पर इस तरीके से कैंपसेस में हिजाब पहनना शुरू किया था, यानी हेडस्कार्फ पहनना शुरू किया था। और वो हेडस्कार्फ मतलब उसके बाद एक बांग्लादेश की एक लड़की है, वो भी अमेरिका किसी कैंपस में पढ़ती थी, तो उसने वर्ल्ड हिजाब डे को कॉइन किया कि वी विल आल्सो हैव अ वर्ल्ड हिजाब डे टू नॉर्मलाइज हिजाब सो दैट नोबडी
feel scared of hijab. And what was this hijab? As I said, it was a headscarf, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट से पॉपुलराइज हुआ था और बाद में अमेरिकन कॉम्पसेस में नॉर्मलाइज हुआ था. तो इंडिया में जो आजकल हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट में, वो एग्जैक्टली वही हेडस्कार्फ है. क्योंकि क्या होता है कि आज देखिए, कुछ भी हो, हम है तो अभी 21st सेंचुरी में, काफी मॉडर्न सोसाइटी है. ऐसे में बुर्का नॉर्मलाइज करना इतना आसान है नहीं. मतलब हाउ डू यू सेल अ बुर्का टू विमेन इन सिटीज, राइट? तो वही वाला मॉडल अपनाया जा रहा है कि हेडस्कार्फ किया जा रहा है. ठीक है कि नहीं? मतलब बुर्का की तो हम बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ हेडस्कार्फ की बात कर रहे हैं, विच इज वेरी हार्मलेस, विच इज जस्ट अ स्कार्फ. स्कार्फ क्या कहता है तुमको? मतलब पूरे हियरिंग में हमने देखा कि सारे जो कोर्ट जज को कह रहे हैं वो कि भाई हिजाब आप अलाउ करें, वो क्या बोल रहे हैं? इट मिलॉर्ड, इट जस्ट अ हेडस्कार्फ, यू नो, योर ऑनर, इट जस्ट अ हेडस्कार्फ. एज इफ. अब लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि हिजाब हेडस्कार्फ है, ऐसा कहाँ लिखा है? अगर आप कुरानिक आयतों में जाएंगे, वर्सेस में जाएंगे, तो वहां पे तो कहीं नहीं लिखा कि हिजाब का मतलब हेडस्कार्फ होता है. अब यहाँ मैं आपको 3 वर्सेस के बारे में बताती हूँ जो पिटिशनर्स ने साइट किया है कोर्ट में कि भाई ये कुरान में लिखा हुआ है, इसलिए हमको फॉलो करना है. तो देखिए, 3 वर्सेस हमेशा बताई जाती हैं कि कुरान में ये वर्सेस हैं जिनके वजह से ये माननीय है, हमें मैंडेटरी है कि हम ये पहने. पहली वर्ड्स में खिमर का वर्ड यूज किया गया है, और वो ऐसे यूज किया गया है कि बाल और शोल्डर ढकने के लिए. ठीक है, वहां पर वर्ड मैंने क्या बोला? खिमर. 24.31 वर्स है. उसके बाद एक दूसरी वर्स है जिसमें कि कहा गया है कि सब महिलाएं एक मतलब पुरुषों और महिलाओं के बीच में हिजाब रहे. वहां एक हिजाब का मेंशन है. हिजाब एक अरेबिक वर्ड है और उसका मतलब होता है कर्टन, यानी पार्टीशन. तो वहां पर देखिए, जैसे वहां पे भी हिजाब का मतलब हेडस्कार्फ नहीं है, ठीक है, और वहां पे क्या है? कर्टन या पार्टीशन, जैसे 2 लोगों के बीच में पार्टीशन होता है. फिर तीसरी एक वो है एक और, उसमें जिलबाब वर्ड का इस्तेमाल हुआ है. जिलबाब का मतलब ऑब्वियसली अभी कोई फोटोग्राफ्स तो है नहीं हमारे पास देखने के लिए कि 7th सेंचुरी अरेबिया में जिलबाब कैसा होता था, लेकिन स्कॉलर्स अग्री करते हैं कि जिलबाब एक लूज क्लोक होता होगा. ठीक है, अब ये बताइए कि तीनों मैंने आपको वर्सेस के तीनों शब्द बताए. अब तीनों शब्दों में अगर आप हेडस्कार्फ की बात करें तो वो तो सिर्फ खिमर बोला जाता है. तो ये सारे पिटिशनर्स उसको हिजाब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपको हिजाब कहना है तो फिर आप हिजाब कहिए, यानी बैरियर बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन. और अगर बैरियर है तो अकेला हेडस्कार्फ से कैसे बैरियर होगा? आपको पता है जिस वर्ड्स में हिजाब वर्ड का मेंशन है, उस वर्ड, दैट इज द बेसिस, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ इम्पोजिंग फुल बॉडी वेल ऑन विमेन अक्रॉस द इस्लामिक वर्ल्ड. यानी हर जगह जहां पर बुर्का है, जहां पर निकाब है, जहां पर जो तालिबानी स्टाइल चादरी भी होती है ना, तो यहाँ से सर से शुरू होती है और बिल्कुल ऐसे जाती है, सिर्फ यहाँ आंखों पर छोटा सा मैश होता है, उसको भी हिजाब कहा जाता है. बिकॉज दैट इज सेड टू बी अ बैरियर बिटवीन अ वुमन एंड अ मैन. तो मतलब देखिए, पहली बात तो ये है कि काफी स्कॉलर्स ने ये कहा है कि अगर बैरियर ही देना है तो महिलाओं के ऊपर ही क्यों जाके बुर्का डाल देते हो? पुरुषों पे डाल दो या बीच में कुछ लगा दो, तो इसमें महिलाओं के. लेकिन हाँ, ये है कि ये पेट्रियार्कल एक इंटरप्रिटेशन है जिसमें कि इसका बैरियर का सारा जो लोड है वो महिला पे डाल दिया, और उसी का यूज करके, उसको एक्सप्लॉइट करके, उसको मिसयूज करके हर जगह पर ये बुर्के और इस पूरे, इसको शटल कॉक बुर्का भी जिसको बोलते हैं, उसका इम्पोजिशन होता है. इसीलिए हमारा एक बहुत ये पॉइंट रहा है कि अगर आपको हेडस्कार्फ चाहिए तो आप खिमर बोलो, आप हेडस्कार्फ बोलो, आप हिजाब क्यों कहते हो? क्योंकि आज आप हिजाब के नाम पर हेडस्कार्फ नॉर्मलाइज करोगे तो कल हिजाब के नाम पर सब लोग फुल बॉडी बुर्का रिमाइंड करेंगे, क्योंकि हिजाब का एक्चुअली मतलब तो कर्टन है. आपने बोला कि ये खिमर और ये चादर और ये सब जो है एक कर्टन मेंशन है, पर क्या ये एसेंशियल इस्लामिक प्रैक्टिस है? जिस तरह से ये इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इट्स वेरी एसेंशियल टू आवर रिलीजन, इज इट एसेंशियल whatever this clothing or that you mentioned? देखिए तानिया, हर कोई ये अग्री करता है, और मैं, आई एम नो एक्सपर्ट, नोबडी कैन बी एन एक्सपर्ट एज सच ऑन एनी बुक, बट ये तो सभी मानते हैं कि इस्लाम में अगर रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं तो वो 5 हैं. यानी अभी मुझे एकदम हो सकता है ना याद हो, लेकिन एक ज़कात, एक प्रेयर, एक शहादा की मतलब एफर्मेशन इन वन गॉड, एंड 2 और हैं, मुझे याद नहीं रहती. लेकिन इस तरीके से 5 जो भी मतलब एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, उसमें तो कोई हिजाब का नाम नहीं आता है. सब आपने अग्री अपने करते हैं. एक हज,
में लिखा है प्रोफेशन ऑफ फेथ, शहादा, प्रेयर, सलात, आम, जक़ात, फास्टिंग, शौम, पिलग्रिमेज, Yes. हज, ये 5 Yes. एसेंशियल। ये 5 है बिल्कुल। लेकिन इनमें कोई हिजाब का मेंशन तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये इसेंशियल 5 प्रैक्टिसेस मानी गई हैं और सब इस पे अग्री करते हैं कि यही 5 इसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, तो फिर हिजाब कहाँ से आ गया? और अगर आप ये कहते हो कि नहीं, फिर एक आर्गुमेंट कोर्ट में दिया गया, अब्दुल दार ऐसे कुछ नाम था उस लॉयर का, उन्होंने कहा कि नहीं, एवरी वर्स इन कुरान एंड हदीथ इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। कि भाई हमको 5 हमारी नहीं होती, जितनी भी वर्सेस हैं चाहे वो हजारों में हो, वो सारी की सारी हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। हदीस हजारों में है, ओके, एंड कुरान की खुद की आयतें इतनी सारी हैं, 6000 वर्सेस हैं, तो कहते हैं सब हमारे ऊपर माननीय है। तो देखिए ये तो मतलब हम इसको इस आर्गुमेंट को बस्ट करने बैठे तो सबसे पहले तो उन जज से, वो जो लॉयर थे, इनसे ही पूछा गया। इन लॉयर ने मूंछ रखा हुआ था और दाढ़ी नहीं रखी हुई है, तो इनसे पूछे कि भाई एक वर्ष में तो ये भी लिखा गया है कि ये लुक मेंटेन नहीं करना है, और ये बैठकर उन्होंने तो टोपी भी नहीं पहनी हुई थी, वो तो बिल्कुल मॉडर्न लुकिंग ड्रेस में थे, जैसे कोट पहन के आते हैं, क्योंकि क्यों क्योंकि और जो जज कोर्ट थी, में तो ड्रेस कोड है। जो फीमेल मुस्लिम जज थी, उन्होंने खुद हिजाब नहीं पहना हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल, एक्चुअली ये सबसे फनी बात रही है पूरी कर्नाटका हाई कोर्ट की हियरिंग्स की, कि वहां पर एक मुस्लिम महिला है और सारे के सारे ऐसे आर्गुमेंट्स दे रहे हैं कि नहीं नहीं, अगर हिजाब नहीं पहनेंगे तो आप मुस्लिम ही नहीं है, या फिर नहीं, अगर आप हिजाब नहीं पहनेंगे तो आपको तो नरक में जलना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में, दोजख की आग में। ऐसे ऐसे आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं उस मुस्लिम महिला के सामने बैठे हुए, जिसने की एक शायद साड़ी पहनी हुई है, और मुझे याद नहीं क्या ड्रेस है, लेकिन शी वाज नॉट वेयरिंग हिजाब एंड शी वाज लुकिंग। देखिए क्योंकि कोर्ट के काफी स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड्स होते हैं, ये आई मीन इट्स हिलेरियस, बट द कोर्ट दैट जस्ट सेड कि यू नो स्कूल्स में बच्चियों को की चॉइस है कि वो क्या पहने, कोर्ट अपने लॉयर्स तक को, जो एडल्ट्स हैं, उनको अलाउ नहीं करता है कि क्या पहने। आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल जब कोरोना हुआ था तो बहुत सारे लॉयर्स कलरफुल शर्ट्स वगैरह पहनकर बैठने लग गए हियरिंग में अपने घर से। एक लॉयर ने तो मतलब शर्ट नहीं पहनी हुई थी, ऐसे भी बैठे हुए थे, तो कोर्ट ने एकदम झाड़ लगाई और कहा कि नहीं, यू हैव टू फॉलो द ड्रेस कोड, एंड द ड्रेस कोड इज दैट व्हाइट शर्ट फॉर मेल्स एंड व्हाइट साड़ी फॉर वुमेन। तो ये क्या है, मतलब क्योंकि सब समझते हैं कि इफ एन इंस्टीट्यूशन इज टू वर्क कोहेसिवली, you know, without constant unrest, without constant conflict, then some codes are important. कोर्ट में तो माने जाते हैं, लेकिन स्कूल के लिए ये पूरा का पूरा ऐसा इश्यू छोड़ दिया है कि नहीं नहीं, चॉइस है, कुछ भी पहन लो। इसमें हम बाद में आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस में से एक जज ने, जज सुधांशु धूलिया ने, उन्होंने कहा हिजाब is a matter of choice. But it's a matter of choice where? In schools. I mean, how can you say that? Then why not in courts? Then why not everywhere? And why only hijab is a choice? Lehenga can also be a choice. Saffron dupatta can also be a choice. है ना? Not wearing clothes can also be a choice. I mean, anything can be a choice. तो उस तरीके से हमसे कोई भी क्लेम करेगा कि नहीं ये मैं इसलिए पहनना चाहता हूँ क्योंकि हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, तो मेरे उनसे ये प्रश्न रहेंगे कि क्या सब एसेंशियल प्रैक्टिसेस है, और अगर सारी वर्ड्स एसेंशियल प्रैक्टिसेस है, तो फिर जो वर्ड्स ये कहती है कि पॉलिथिस्ट जहां मिले उनको मारो, आइडोलेटर्स जहां मिले उनको मारो, क्या वो भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? हो सकता है आप कल कोर्ट में पहुंच जाओ ये कहकर कि मेरे को हत्या का मर्डर केस मत लगाइए क्योंकि मैं तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस पूरा कर रहा हूँ अपना। उसमें तो ये भी लिखा हुआ है कि एक महिला की टेस्टिमनी दो महिलाओं की टेस्टिमनी एक पुरुष की टेस्टिमनी के बराबर होती है, पर हमारा कोर्ट तो नहीं मानता, हमारा सेक्युलर डेमोक्रेसी तो ये नहीं मानती, तो कल क्या 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 ये भी माननीय हो जाएगा? तो ये सबसे बेकार आर्गुमेंट है, बहुत ही खराब आर्गुमेंट है कि सारी वर्सेस माननीय है। और दूसरा उनसे प्रश्न ये है कि अगर सभी माननीय है तो फिर आप क्यों नहीं फॉलो करते हो? जो लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं उनके जीवन में तो ऐसा कुछ भी देखने को फॉलो नहीं होता है, लेकिन दे आर बेसिकली यूजिंग hijab, the issue of hijab, I feel, to bring in the same revolution that was seen in Iran. Why not? I mean, I have plenty of reasons to believe that. This area of Karnataka and Kerala and all that, they've always been very communally charged. A lot of disharmony has happened there. So it has a history to it. Could you delve a little bit into the history as to why we see such a bad state there?
मेरा हाँ एक पूरा बुक में एक चैप्टर है द डिस्टर्बिंग कम्युनल हिस्ट्री ऑफ कोस्टल कर्नाटका। मैं कर्नाटका मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है वहां के बारे में, लाइक आई एम फ्रॉम यूपी, आई लिव इन दिल्ली एंड आई एम मोर फेमिलियर विद द नॉर्थ स्टेट्स। बट जब मैंने पढ़ा तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी पाई कि जो ये हिजाब का इशू कर्नाटका से स्टार्ट हुआ है उसका भी एक तरीके से एक रीजन है। देखिए केरला for a long time has been a hotbed of rise of these communal organizations like Popular Front of India का जो वो कहां से शुरू हुआ? केरला से। उसकी अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस यानी CFI ऑब्वियसली केरला से। तो वहां से स्टार्ट होकर और कर्नाटका का जो कोस्टल एरिया है वहां पे भी कई सालों से यहाँ पर प्रॉब्लम है। जैसे वहां पर भटकल ब्रदर्स की आपने बात सुनी होगी, वहां पर मतलब एक टेररिस्ट का काफी मॉड्यूल पकड़ा गया था, इंडियन मुजाहिदीन के फ्रंट थे वो कर्नाटका के कोस्टल एरिया से ही निकला था। तो साउथ में जो रेडिकलाइजेशन है उसके बारे में मेरी पत्रिका यानी स्वराज जो कि एक्चुअली कर्नाटका बेस्ड ही है वो भी काफी लिखते रहे हैं। मैं आप सबसे अपील भी करूंगी कि मतलब उन आर्टिकल्स को पढ़िए, क्योंकि अक्सर हम मतलब as in being from north, I mostly read about what's happening here, and there's some language barrier also, but what's happening there is alarming. देखिए आईसिस में जितने इंडिया से लोग गए हैं लड़ने आईसिस के लिए, यानी आईसिस का क्या है उद्देश्य? टू एस्टैब्लिश इस्लामिक स्टेट, ठीक है? तो उसके लिए सबसे ज्यादा लोग तो वहीं से ही गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट एवरीबडी इज फ्रॉम दैट एरिया, साउथ का केरला एरिया। और आपको पता है लगभग सभी एक ही कम्युनिटी से भी निकले हैं, जो मप्पिला मुस्लिम्स उनको बोलते हैं, मोपला मुस्लिम्स। और मोपला का तो इतिहास सब जानते हैं। मोपला राइट जब हुए थे तो मतलब ये जो 1920s में वो खिलाफत मूवमेंट के मतलब खिलाफत क्या था? दरअसल वो खिलाफत नहीं है, वो खलीफत है। यानी ओटोमन एम्पायर जब कोलैप्स हुआ था और खलीफा जो वहां का लास्ट था, जब उसका मतलब वो ही रिड्यूस टू बी अ खलीफा, अ कैलिफ, तब वो एक मतलब ब्रिटेन के खिलाफ मुस्लिम्स ने पूरे दुनिया में जिहाद किया था कि हम इनको हटाएंगे, क्योंकि इनकी वजह से हमारा वो चीज खत्म हुआ है। अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी बुक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में मोपला राइट्स के बारे में जो लिखा है वो कम्युनिस्ट नैरेटिव से बिल्कुल भिन्न है। कम्युनिस्ट नैरेटिव ने उसको एक ऐसा रंग दे दिया कि ये तो एक पीजेंट अपराइजिंग था, किसानों का आंदोलन जिसे कहते हैं इतना मतलब इतना। और बाबा साहब ने जो लिखा है जो कि वो इतना भिन्न है उससे कि आप शॉक्ड रह जाते हैं। उन्होंने तो साफ लिखा है कि ये जिहादी अपराइजिंग थी। और उन्होंने पूरा लिखा है कि जो उसके लीडर्स थे खिलाफत मूवमेंट के, जिन्होंने मोपला के दौरान, वो उनका मतलब स्टेटेड एम था टू एस्टैब्लिश इस्लामिक स्टेट इन इंडिया। तो इस तरीके से ये सब हुआ था। तो कोस्टल कर्नाटका का इतिहास मतलब अगेन मैंने बुक में अधिक लिखा हुआ है, आप प्लीज पढ़ सकते हैं। बट व्हेन आई वाज रिसर्चिंग आई वाज आल्सो क्वाइट सरप्राइज्ड that the level of radicalization in Kerala and coastal Karnataka might be is actually very disturbing. और इसीलिए शायद ये हिजाब इश्यू भी वहां से जिस तरीके से राइज हुआ है। और तो मतलब वी शुडंट बी सरप्राइज्ड। ये जो भी वहाँ पे कम्युनल हार्मनी चार्ज जो एटमॉस्फेयर रहा है इतने सालों से, इतने दशकों से, इसमें पॉलिटिकल जो है सपोर्ट इनको कितना मिलता है? व्हाट इज द पॉलिटिकल स्लग फेस्ट दैट यू सी देयर? क्या मैंने इसके बारे में भी बात किया है तानिया बुक में। देखिए क्या है कि ओके आई वुड मतलब मैंने ओके आई हैव रिटन एवरीथिंग इन द बुक, बट आई वुडंट लाइक टू मतलब ये एक कॉमन सेंटिमेंट है कि द सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैव फ्यूल्ड दिस रेडिकलाइजेशन फॉर वोट्स। जैसे टीपू सुल्तान की एनिवर्सरी, इसका कौन लाया कॉन्सेप्ट? कांग्रेस गवर्नमेंट। इसी तरीके से टीपू सुल्तान के ऊपर एक स्टैंप भी रिलीज किया था। तो टीपू सुल्तान का ऐसा है कि ये जो जिन्होंने रिसर्च करा है वो बहुत स्ट्रांगली मानते हैं इस बात को कि उसके रूल के अंडर हिंदूज का तो संहार ही हुआ है और एज एन जेनोसाइड हुआ है और बहुत ओप्रेस करके रखा गया है, बिकॉज ही ऑल्सो हैड दिस एम ऑफ एस्टैब्लिशिंग रूल ऑफ इस्लाम, राइट। और देखिए आजकल हम ऐसे करते हैं कि उस वक्त तो ये बहुत प्राउडली होता था। मतलब ये एक बड़ी थोड़ी फनी भी बात है
कि आज कम्युनिस्ट बैठकर इस बात को नकारते हैं कि नहीं नहीं, उनका तो बहुत ही सेक्युलर टाइप के वो राजा थे, बहुत ही कम्युनल हार्मनी को विश्वास, उनके अपने राइटिंग्स में, उनके अपने जो कोर्ट दरबारी लिखते थे, उनके अपने टाइम पे जो भी लिखा गया है वो तो कहीं से सेक्युलर, वो तो बहुत प्राइड लेते थे इस बात में कि हमने इतने मंदिर तोड़े हैं, इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को कन्वर्ट कराया है, सारा सारा यही रहा है। तो इस तरीके से वहां पर रहा है। और अभी जैसे बीजेपी आई है तो ये एक बड़ा इजी बहाना हो गया है कि देखिए बीजेपी के अंडर हो रहा है, ये बीजेपी करवा रही है, ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही है। लेकिन क्या बीजेपी ने कहा था कि हिजाब इशू राइज करो? क्या बीजेपी ने कहा था? और जब बीजेपी आई तो उन्होंने टीपू सुल्तान की एनिवर्सरी को रोक लगा दी। और इसलिए नहीं रोक पर, और रोक इसलिए लगाई क्योंकि बहुत लोगों का प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोग उसे नहीं पसंद करते थे, मतलब देयर वाज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। बीजेपी merely saw the public sentiment and did it, उस तरीके से। हम एक्चुअली तानिया थोड़ी सी ना आर्गुमेंट्स पर भी बात कर सकते हैं, जैसे हिजाब के, कि कुछ इस पूरी डिबेट में अगर जैसे मतलब ये कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे प्रॉब्लम जो दिखाई देता है वो है कि बहुत सारे कुतर्क मार्केट में है इस वक्त, मतलब सोशल मीडिया पर, इवन कोर्ट में बहुत सारे कुतर्क, जैसे अगर बिंदी लगा सकते हैं तो हिजाब क्यों नहीं पहन सकते, है ना? या फिर अगर मतलब ओके बहुत सारे बुक्स में है, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, मैंने लेकिन तो आप ये भी सुना देखेंगे, है कि अगर जनेयू देखिए पहन सकते हैं, जनेयू पहन सकते हैं तो हम हिजाब भी पहन सकते हैं, ये भी मैंने सुना है। हाँ बिल्कुल, मतलब देखिए इसमें फिर वही वाली बात है कि मतलब मैंने सारे आर्गुमेंट्स को हमने बस्ट किया है, लेकिन मैं बिंदी पे थोड़ा सा आ जाती हूँ कि मतलब बिंदी, मतलब आपको पता है, आपको जब फ्रांस स्कूल में 1989 में ये विवाद पूरा हुआ था, तो फ्रांस तो एक सेकुलर देश था उस वक्त और अभी भी है। तो वहां पर जब उन लड़कियों ने हिजाब के ऊपर, हेडस्कार्फ के ऊपर डिमांड करना शुरू किया, तो वहां के प्रिंसिपल ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात किया था। उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं अलाउ करेंगे। एक्चुअली वहां के प्रिंसिपल ने उस स्कूल के उन तीनों लड़कियों को सस्पेंड कर दिया था कि आपको हिजाब मतलब हेडस्कार्फ चाहिए, आप यूनिफॉर्म नहीं मानोगे, आप स्कूल से निकलो। तब स्कूल प्रिंसिपल ने ये कहा था कि ये एक प्रोसेलाइट वो कन्वर्जन का एक टूल है, यानी जिसको दावा वो वर्ड यूज किया जाता है ना, एक्चुअली इस्लामिक दावा इज अ कॉन्सेप्ट वेयर ऑल बिलीवर्स आर एक्सपेक्टेड टू take this message to others, which basically means to make others convert। ये और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया ने एक बकायदा बहुत सारी कन्वेंशंस रखी थी कई साल पहले, और कि मतलब ये कैसे प्रचार किया जाए रिलीजन का हर यहाँ जगह पर। तो देखिए प्रचार का क्या होता है कि सुनने में तो लगता है प्रचार जैसे आप जा जाकर लोगों को सिर्फ कन्विंस कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में जो इसका एग्जीक्यूशन होता है वो वायलेंट होता है और वो धोखेबाजी से भी होता है। मैं तो आए दिन ऐसे केसेस कवर करती हूँ कि जिसमें खासतौर से महिलाओं को ट्रैप करके उनका रिलीजियस कन्वर्जन कराया गया, या फिर ल्योर देकर भी कन्वर्ट कराया गया, या फिर लड़कों का भी धोखे से कन्वर्ट कराया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत देखते हैं। तो यहाँ वहां प्रिंसिपल ने फ्रांस में ऐसा किया था, लेकिन वहां पे देखिए हुआ क्या कि वहां पे भी मामला कोर्ट में गया। इनफैक्ट मुझे वहां के जो कोर्ट ने डिसीजन दिया वो मुझे काफी ठीक लगा। उन्होंने कहा कि ये केस टू केस, स्कूल बाय स्कूल डिसाइड होना चाहिए कि मतलब ये हम सेंट्रलाइज्ड एक हमें एक ऐसे ओपिनियन दे देंगे कि हाँ ये पहना जाना चाहिए, नहीं पहना जाएगा तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली तो हम ये मानते हैं कि हिजाब इज नॉट कंपैटिबल विद द सेक्युलरिज्म ऑफ फ्रांस, लेकिन ऐसे इश्यूज के लिए हम स्कूलों पर छोड़ देते हैं कि जो वो डिसीजन लेंगे केस बाय केस। लेकिन वहां हुआ क्या फ्रांस में कि जब उन्होंने कोर्ट ने ऐसा कह दिया तो बहुत सारे स्कूल्स ने अपना डिसीजन लेके बच्चों को सस्पेंड कर दिया कि हम ये नहीं अलाउ करेंगे। फिर उसके बाद वो जो स्टूडेंट्स एक्सपेल हुए वो लोकल कोर्ट्स में अपने एक्सपल्जन के खिलाफ कोर्ट उन्होंने फिर से किया। तो पहली बात तो एक 3 लड़कियों का इंसिस्टेंस ऑन हिजाब बिकेम लाइक सच अ टाइम कंज्यूमर फॉर द कोर्ट्स, कि वहां पर बहुत सारे मतलब दर्जनों केसेस वहां पर दर्ज किए गए। काफी केसेस में कोर्ट ने वैसे उनको ओवरटर्न कर दिया कि नहीं यू हैव टू टेक द स्टूडेंट्स बैक। और काफी केसेस में वहां पे जब स्टूडेंट्स वापस स्कूल में गए तो उन्होंने हिजाब नहीं पहना, उन्हें हिजाब उतारना पड़ा। ठीक है, तो ये सब फ्रांस में हुआ। लेकिन हुआ क्या कि फिर 2000, क्योंकि ये इशू एक बड़ा इशू हो गया था, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी जंप करने लग गई थी, मतलब दे जंप इनटू द इशू एंड दे सेड कि
कि मतलब वी वांटेड बेसिकली, वो जो 3 लड़कियां पहन रही थी वो 2000 हो गया, 2004 आते आते जो नंबर था स्टूडेंट्स का पहनने वाला। फिर वहां पर जब काफी प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने ब्लैंकेट बैन कर दिया कि नो ostentatious no visible signs of religion will be allowed in schools। यानी उनके साथ साथ और भी चीजें बड़ी सारी बैन हो गई, जिसमें ज्यूइश स्कल कैप भी होता है, वो भी बैन हो गया। क्रिश्चियंस का बड़ा वाला अगर वो क्रॉस पहन रहे हैं, छोटा सा नहीं बड़ा वाला क्रॉस, तो वो भी बैन हो गया। साथ साथ तो सिख लोग टर्बन पहनते हैं, ऐसे तो बहुत छोटी पॉपुलेशन है फ्रांस में सिख्स की, लेकिन वो भी बैन हो गया क्योंकि तो इस तरीके से वहां पर फ्रांस में प्ले आउट हुआ। फिर फ्रांस में लेकिन वो स्कूलों तक सीमित नहीं रहा, वहां पर फिर ऑफिसेज में, कोर्ट्स में, मार्केट्स में, हर जगह पर मांग होने लग गई। क्योंकि देखिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि स्कूल की लड़कियां सिर्फ कह रही थी हमको हेड स्कार्फ पहनना है, लेकिन पब्लिक में वो लोग फुल बॉडी वेल की मांग करने लग गए, जो बड़ी महिलाएं हैं स्कूल के बाहर। फिर वहां पर फ्रांस ने 2011 में एक ये भी रूल लाया कि total face covering is banned, nobody can hide their face, full body veil नहीं पहन सकते, the police will have the right to unveil you, uncover your face because of security reason। इस तरीके से वहां पर फ्रांस में ये प्ले आउट हुआ है। और इंडिया में जो कहा जा रहा है अब क्या कि इंडिया में बिंदी, जनेऊ, पहली बात तो जनेऊ कपड़ों के अंदर पहना जाता है, ठीक है। बिंदी मतलब बिंदी का एक ये देखिए कि पहली बात तो बिंदी को रिलीजियस मार्कर नहीं है, उसके ओरिजिन हिंदू हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो बिंदी का यूज है वो एक तरीके से एक ट्रेडिशन, कल्चर या इवन फैशन भी है, ठीक है। और बिंदी हर कोई पहनता है, यहाँ तक कि बांग्लादेश में जहाँ पर मुस्लिम महिलाएं बहुत अधिक मात्रा में हैं, वो भी एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के दिन वहां बिंदी पहनती है। बिंदी को लेकर किसी ने कभी इस तरीके से नहीं कहा कि यह बिंदी कभी एनफोर्स नहीं करी गई, जैसे हिजाब का एनफोर्समेंट हुआ है, एक जैसे इस्लामिक रूल आया तो हिजाब आया, लेकिन बिंदी के संग तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई हिंदू राष्ट्र आ गया तो सब बिंदी लगाएंगे, ऐसा, और नहीं लगाएंगे तो भाई आपको लैशेस पड़ेंगे, कोड़े पड़ेंगे, ऐसा तो कोई इतिहास नहीं है। पार्टीशन की बात तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई एक मुस्लिम देश अलग हो गया, हिंदू देश अलग हो गया तो यहाँ पे सब लोग बिंदी पहनेंगे, नहीं तो फिर हम आपको फाइन लगाएंगे और 2 महीने जेल में डालेंगे। क्या पागलपन है, कहाँ कंपैरिजन है हिजाब का और यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, एक बिंदी क्या आपका इट्स नॉट रिलेटेड टू मैल प्रैक्टिस। अभी पीछे क्या हुआ बिहार में, वहां पे 2-3 स्टूडेंट्स थी, उनका एक टीचर ये चेक करने लग गया कि भाई आपने जिस तरीके से ये पहना हुआ है हिजाब, इसको आप कहते हो, इसके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस हो सकता है, तो हमको चेक करने दो। तो लड़कियां कहती है नहीं हम नहीं चेक कराएंगे, ये तो हमारा रिलीजन का पार्ट है। तो वो टीचर मेल टीचर था और हिंदू टीचर था, तो उसने कहा कि मेरा काम है चेकिंग करना, आपको हटाना पड़ेगा। तो वहां पर बच्चों ने बवाल कर दिया कि ये तो हमारे मतलब रिलीजन को नीचा दिखाने वाली बात है, हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस छीनने वाली बात है। वहां पे फिर प्रिंसिपल ने बाद में मीडिया को कहा कि बहुत दुखद है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट टू स्टूडेंट्स बिहेव दिस वे। पता नहीं इनको कौन ये सब सिखा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उस स्कूल में पहले और कॉलेज में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, ये आजकल ही हो रहा है, जब से ये शुरू हुआ है ये जगह जगह पर देखने को मिल रहा है, सिखा रहा होगा कोई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसी कॉलेज में एक मुस्लिम लड़की स्टूडेंट, वो मीडिया से पता है क्या बोली कि ये जो लड़कियां आज हिजाब पहनकर ये कह रही हैं कि हमारा रिलीजन है, जब कोई फंक्शन होता है तो इनका दुपट्टा कहाँ जाता है, तब क्यों ऐसे ये फैशन में चले जाती है। फिर उस बच्ची ने ये तक कहा कि इन लोगों की वजह से रिलीजन का नाम खराब होता है, कि जब ब्लूटूथ डिवाइस का चेकिंग हो रहा है तो क्यों नहीं हटा सकती तुम, और अगर तुम कहीं और हटा सकती हो, फंक्शन में हटा सकती हो, तो अभी क्यों नहीं हटा सकती हो तुम। तो देखिए ये एक मैल प्रैक्टिस, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर एक पीछे तेलंगाना में भी यही हुआ ना कि लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की तो आपने चूड़ियां भी उतरवा ली कि भाई चेकिंग के दौरान मतलब उसमें कुछ चीटिंग हो सकती है, भाई हो सकती है, लोग करते मुझे नहीं पता बैंगल से कैसे कर लेते हैं, पर हो सकता है होती हो, लेकिन बुर्का में जाने दिया। मतलब ये हालत ये हो गई है अपीजमेंट की और इन कुतर्कों की कि आप बैंगल को तो उस दृष्टि से देख रहे हो कि भाई ये चीटिंग है, हो जाएगी, लेकिन बुर्का को अलाउड कर, वो भी फुल बॉडी बुर्का, यू नो। सो ये this is the level of craziness, this is the level of illogical behavior that we will see if hijab is legalized as a religious right। क्योंकि तब होगा क्या कि कहीं अगर शॉप में जा रही होंगी, चाहे वो हिंदू लड़की हो, चाहे मुस्लिम लड़की हो, चाहे क्रिश्चियन लड़की हो,
कोई भी लड़की बुर्का पहनकर जाएगी तो उसको कोई दुकानदार ये नहीं कह पाएगा कि भाई हो सकता है तुमने कोई सामान चुरा लिया, वो झट से कहेगी ये तो मेरा रिलीजियस राइट भी है, और अगर तुम मुझ पर शक कर रहे हो तो ये इस्लामोफोबिया भी है, और मतलब मेरे को तो हमेशा हिजाब पहनना है तो आप हिजाब नहीं हटा सकते। ठीक है, तो ये सब होने लगेगा, एग्जाम्स में होने लगेगा। तो ये देखिए कितनी स्कैरी सिचुएशन है। और भी ये भी देखिए तानिया कि अगर कोर्ट ने ये कह दिया कि हाँ ये लीगल राइट, लीगल मतलब ये आपका रिलीजियस राइट है, ठीक है, तो कल परिवार फोर्स करेंगे बच्चियों को कि देखो अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है, अब क्यों नहीं पहन रही हो तुमको तो पहन के ही जाना पड़ेगा। यानी जिन बच्चियों को अभी एक तरीके से रिलीफ मिल जाता है कि नहीं हम स्कूल में जाएंगे तो यूनिफॉर्म पहनेंगे जैसे सब पहनते हैं, उनको तो जो रिग्रेसिव सोसाइटी होगी वो तो उनको और पहना पहना के भेजेगी कि अब तो सभी पहन रहे हैं। और एक बात बताइए, अगर एक स्कूल में 10 लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़कियां, 5 हिजाब पहन रही हैं, हेडस्कार्फ उनको अलाउ कर दिया, तो बाकी की 5 तो ऐसा मार्क हो जाएंगी ना कि ये दरअसल ये इस्लाम नहीं फॉलो करती, ये गैर इस्लामी है, ये इनको मुनाफिक है ना, सरकारी मुस्लिम है, ऐसे तो शब्द दिए जाते हैं ना उन 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 जो इस समुदाय से निकले हुए लोग जो लॉजिकली सोचते हैं, जो इन मुल्लाओं के चक्कर में नहीं आते हैं, जो मतलब रैशनली सोचते हैं, उनको तो ये बहुत नाम रखते हैं। दे आर मलाइंड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स। आप देखिए फैयाज अहमद फैजी है, अमाना अंसारी है, ये सब सोशल मीडिया पे कुछ वॉइसेस हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी वॉइसेस हैं। तो इनको तो बिल्कुल मार्क कर दिया जाएगा कि ये तो दे आर नॉट बिलीवर्स, दे आर नॉट ट्रू टू देयर रिलीजन। तो ये हम मतलब आई एज अ डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर, यू एज अ डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर, क्योंकि हमारी डायरेक्ट स्टेक इस तरीके से शायद ना भी हो, लेकिन we can see what will be the fate of all Muslim women, all students जो हो रहा है। और देखिए अभी ये सब इश्यू चल रहा है, कितने लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। अगर आप छोटे शहरों में जाएं जहां पे लोग न्यूज वगैरह कंज्यूम भी नहीं करते, उन लड़कियों को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन उनका इम्पैक्ट उनके ऊपर डायरेक्टली होगा। ये मतलब मुझे इस बारे में चिंता है, और इसीलिए सारे फैक्ट्स गैदर करके मैंने ये बुक लिखी थी। और एक एक कुतर्क का हमने इसमें आंसर किया है कि अगर आप कभी स्ट्रीट में बातें करते हैं तो उन सबको आप कटाक्ष कीजिए, बताइए, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही होंगी, क्योंकि अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो ये लीगलाइज हो जाएगा, और लीगलाइज होने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं। इशू इज दैट आपने बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि स्वराज.com पे स्वराज मैगजीन है जहाँ पे स्वाति जी सीनियर एडिटर है, शी राइट्स ब्यूटीफुल आर्टिकल्स देयर रिलेटेड टू ऑल दीज इश्यूज। यू हैव रिटन दिस आर्टिकल अबाउट काफिर हेटिंग ओरिजिन ऑफ पर्दा, मतलब ये जो ओरिजिन हुआ है पर्दा करने का मुसलमान लेडीज का, ये काफिरों से बचने के लिए या काफिरों के हेट से उत्पन्न हुआ है। तो इसके ऊपर कैन यू इलैबोरेट अ बिट स्वाति? जी तानिया, मैं थोड़ा सा बताऊंगी इसके ऊपर। दरअसल एक तो पहले एक वर्ड्स बताती हूँ 3359। ऑब्वियसली वो वर्ड्स मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगी कि वो वर्ड्स में इंटेंशन क्या थी जिन्होंने वो वर्ड्स रिवील की है। मैं सिर्फ उनके ऊपर बात करूंगी, उनके ऊपर कमेंट करूंगी जिन्होंने उनको इंटरप्रेट किया है। ओके, क्योंकि हम नहीं जानते कि 1400 साल पहले जिसने व्यक्ति ने कुछ कहा उसने क्या कहा, वी हैव नो प्रूफ ऑफ इट, बट वी कैन ओनली कमेंट ऑन द इंटरप्रेटर्स। 3359 में जिसमें जिल्बाब शब्द का मतलब यूज है, उसमें दरअसल एक बात है कि आप जिल्बाब पहने जिससे कि आप पता चल जाए लोगों को कि आप मुसलमान हैं, और जो छेड़खानी करने वाले हैं वो आपको ना छेड़े। तो 7th सेंचुरी अरेबिया में एक तर्रूद, मुझे एग्जैक्टली प्रोनाउंस करना नहीं आता, कोई अरेबिक में उसका हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, एक कॉन्सेप्ट था जिसमें कि लड़की कोई महिला चल रही होती थी सड़क पे तो बहुत सारे आदमी उसको घेरते थे और उससे सेक्स डिमांड करते थे। तो ये एक मतलब ये वहां रहा है, एक एक इविल कह लीजिए सोसाइटी का वहां पे था। तो ये एक वर्ड्स में साफ साफ कहा गया है कि आप ये पहने जिससे कि उनको पता चल जाए कि आप उन्हीं के धर्म की हैं और वो आपको ना छेड़े। इसका मतलब ये है कि पहले ही ये, अगर हम आज भी उस वाली वर्ड्स को यूज करते हैं तो एक तरीके से मार्कर बन जाता है इस बात का कि जो पहन रही है उनको मत छेड़ो और जो नहीं पहन रही है उनको
मोलेस्ट करने के लिए वो रेडी है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ। देखिए, निजाम पाशा एक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था ये हिजाब वाला मामला, ठीक है, केस। उन्होंने एक ट्वीट किया था, होली कुरान 33.59 explains why Muslim women should wear a hijab so that they can be recognized as Muslim and not be harassed. This hijab is meant to tell people that she is a strong woman with a strong community standing behind her. So tread with caution. ये कितना प्रॉब्लमैटिक है। ये लॉयर जिसने पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है कि आप इसलिए पहने जिससे कि आप डिस्टिंग्विश्ड हो जाएं और बचे रहें। इसका मतलब ये है कि एनी कॉल फॉर हिजाब शुड बी सीन एज अ कॉल to have a religious marker between those women and other women, and other women are free for all, other women are available for molestations and rapes and whatever, right? तो ये तो पहली बात बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ये मैं उसकी बात कर रही हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स। और मैंने इस लॉयर का स्पेसिफिकली ट्वीट इसलिए दिया है कि अगर ऐसा पढ़ा लिखा आदमी, अगर ऐसा एलीट, एक तरीके से क्रीम समाज के क्रीम सेक्शन का आदमी अगर इस तरीके से सोच रहा है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि अधिकतर को यही पता होगा उसका, ठीक है। उसके अलावा जब मैंने बुक रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि एक ऑथर ने इस तरह लिखा था कि तैमूर लंग जो है, वो इंडिया, उसने पालकी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। कि जो देखिए, शुरू में जो हिजाब का जो कॉन्सेप्ट था इंडिया में, क्योंकि वो उन मुस्लिम महिलाओं के लिए था जो इन्वेडर्स मतलब उनकी वाइफ्स थी, जो मतलब इंडिजिनस जो कम्युनिटी है उनमें नहीं। कन्वर्जन जो हुए थे उनकी बात नहीं कर रहे हम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कन्वर्ट्स फ्रॉम हिंदू caste and religion, okay? We're talking about women who accompanied, who were from their families, जो आए थे बाहर से। तो वहां पे वहीं तक पहले लिमिटेड था एक पर्दा, ठीक है। उनके पूरे बड़े बड़े जनाना हुआ करते थे वहां पर, और वहां पे कोई नहीं आ सकता था, यहाँ तक कि वहां पुरुषों का आना अलाउड नहीं था, इसलिए किन्नर वहां पे होते थे, ठीक है। सो पालकी का इसीलिए कि पालकी में रहेगी तो उसने लिखा है कि किसी आइडोलेटर की नजर नहीं पड़ेगी इसके ऊपर। तो मतलब उस महिला को आइडोलेटर्स, यानी एक काफिर हेट्रेड है ना यहाँ पर, कि जो मतलब मूर्ति पूजा करता है, उसकी आंखों से बचाने के लिए हम ये पालकी का इस्तेमाल करेंगे। और बड़ी हंसी आती है कि आजकल ये डोली, पालकी, ये सब हमारे फिल्मों में इस तरीके से इतना पॉपुलराइज ऐसे किया जा रहा है जैसे मतलब, लेकिन इसका रूट ये है, इसका रूट्स ये है, ठीक है। उसके अलावा भी एक क्लोथिंग के ऊपर बहुत सारे फतवे हैं, ठीक है, कि मतलब फतवाज ऑन व्हाट टू वेयर। तो इस्लाम में इस तरीके से कोई, इनकी किताबों में ऐसा तो नहीं है कि भाई क्या पहने क्या ना पहने, लेकिन ये बहुत जगह पर है कि वो ना पहने जो काफिर पहनते हैं। और ये दारुल उलूम की वेबसाइट पे जाइए, उनके जो वेबसाइट है उसमें फतवास का सेक्शन है। और एक्चुअली मेरी बुक में चले जाइए, क्योंकि मैंने बुक में कम से कम 20 के करीब वहां पर फतवे कोट किए हुए हैं और लिंक देकर बकायदा। तो वहां पर लोग जैसे अगर प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर कुर्ता पहन रहे हैं यहाँ पे लोग, तो क्या हम पहन ले? तो उसका आंसर क्या है? नहीं, जो काफिर की ड्रेस है वो मत पहनिए, उसके उल्टा कुछ पहनिए। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे फतवे हैं कि अगर काफिर लोग अपने शर्ट का बटन या फिर कुर्ते का बटन अगर लेफ्ट की तरफ रखते हैं तो आप उल्टी तरफ से सिए। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग इनको मानते हैं, लेकिन रिलीजियस डिक्टेट जो ये पॉपुलर सेमिनरीज हैं ये इसी तरीके की ही देती हैं। तो हम ये क्यों ना माने कि जो क्लोथिंग मतलब, और हाँ, हिजाब का सब कहते हैं कि नहीं हिजाब पहनो हिजाब पहनो। तो एक तरीके से जैसे मैंने कहा, क्लोथिंग के ऊपर ऐसे फतवे हैं जो क्लियर काफिर हेट से इंस्पायर्ड है। और दूसरा, मैंने अभी जैसे पालकी के बारे में बताया वो, और ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हैं औरंगजेब के जमाने के। एक ऑथर था मनुची, इटालियन था वो, यहाँ औरंगजेब के साथ भी उसने मतलब काम किया था। तो उसने 3 वॉल्यूम ऑफ बुक्स लिखा है, मैंने उसको काफी जगह कोट किया है अपने बुक में। तो उसने ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स बताए हैं कि एक आदमी, एक मोहम्मदन आदमी अपनी वाइफ को पालकी में लेकर जा रहा है कहीं पर। तो वहां एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उससे कहा कि तुम कहीं टोबैको लेकर तो नहीं जा रहे हो? कहते नहीं लेके जा रहा हूँ। कहते नहीं, हमको चेक करना पड़ेगा पालकी में क्या है। तो वो आदमी कह रहा है कि नहीं, पालकी में आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो बेपर्दा नहीं कर सकते आप उस महिला को। तो फिर पर अंग्रेज जो ऑफिसर है वो कह रहे नहीं, मुझे करना पड़ेगा, मुझे ऑर्डर्स हैं। तो वो पालकी खोल देता है, वो देखता है कि नहीं अंदर महिला बैठी है, टोबैको वगैरह नहीं है। लेकिन ये जो आदमी है ये पहले तो अंग्रेज को मार देता है और फिर अपनी बीवी को भी मार देता है। कि उसको तो इसलिए मार रहा है क्योंकि उसने देख लिया, और अपनी बीवी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो बेपर्दा हो गई।
तो अब वो सिन हो गया कमिट। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स उसमें कोट किए हुए हैं। ये मतलब ये कोई फिक्शन नहीं है, उसने जो देखा है वही लिखा है। तो ये सब उसकी हिस्ट्री रही है इन सब चीजों की। और अगर आप उसमें और जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको और भी डिटेल्स मिलेंगी। Thank you so much, Swati ji. And I've dropped links in the chat box for Swati ji's book. It's a very important book for record keeping, for your own self to keep referring back to. And उसमें bibliography में और index में बहुत सारे links हैं, जिससे you can keep clicking and you can keep going back and reading. There's a lot of material there for real cases, real facts, real stats. So please click on the link for the book. It's about 101 rupees, 101 रुपए का है, not very costly also, very economical. And just think that you are giving to a very good cause, which Swati ji and Sanjeev Nevar ji are doing for the society. Swati ji, my question to you now to end the hijab one is that क्या repercussions आप देखते हैं जुडिशरी, जैसे आपने भी बोला कि ये फटाफट जो है बड़े बड़े वकील आ जाते हैं इनको डिफेंड करने द पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और ये जो है जुडिशरी भी इनके प्रति सिंपैथेटिक रहती है, एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन, आई मीन ऑल ऑफ अस हैव सीन इट। तो अब ये जो इन्होंने डिसीजन दिया है और ये फास्ट ट्रैक भी हो जाती है, और जैसे अभी दिवाली के क्रैकर्स वाले को उन्होंने बोला हम बाद में सुनेंगे। सो क्या रेपरकशंस आप देखते हैं इस जजमेंट के, और इसका जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो क्या कोई रिव्यू करने का ऑप्शन है, रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकते हैं, और मतलब व्हाट इज द रेपरकशंस ऑन सोसाइटी नाउ बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट? And Abhi, I think there's a bigger bench that's going to hear it. That's what I've heard. बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया, इसका मतलब ये कि जो दो जजेस बैठे थे, एक ने कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर को वो किया, एंडोर्स किया कि हाँ वो ठीक है, और दूसरे जज ने ये कहा कि नहीं, हिजाब इज अ चॉइस। और मतलब हाँ, मतलब बेसिकली इन इफेक्ट यही कहा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो कर्नाटका में जो ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया था कि एनी क्लोथिंग दैट लीड्स टू अनरेस्ट विल नॉट बी अलाउड, उसका मतलब ये था कि अगर हेड स्कार्फ और सैफरन शॉल जो भी मतलब है वो कुछ भी अलाउ नहीं होगा, यूनिफॉर्म पहन कर आइए, ठीक है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट है, इसका मतलब ये है कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक स्पेशल बेंच करेंगे स्टैब्लिश, और उसमें फिर ये केस फिर से सुना जाएगा। अच्छा, ये देखिए कितनी अजीब सी बात है कि मतलब ये दिसंबर से चला जा रहा है केस, और अब इतनी बार कोर्ट इस पे बैठ चुका है। हमारे देश में कितने केसेस पेंडिंग है, मतलब लोग मर जाते हैं, उनका ये नहीं पता चलता, और वो बेचारे जेल में ही पड़े पड़े मर जाते हैं, उनकी कोर्ट की हियरिंग कभी नहीं आती है। और ऐसे में मतलब ये कितना फ्रिवलेस इश्यू के ऊपर बार बार सीनियर जजेस बैठते हैं, ये कितना दुखद है। जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग इसमें कूद पड़ते हैं इसको बैकिंग देने के लिए, और बहुत ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक उस पर कमेंट करने लगती है ना। जैसे इस केस में कितने लोगों ने कमेंट करा, वहां पर मलाला देखिए खुद उसलिए गोली मारी गई थी उसको कि तुम स्कूल में क्यों पढ़ती हो, तुम हिजाब पहनकर घर पे क्यों नहीं बैठती। लेकिन नहीं, जब ये वाला इश्यू आया तो बोले कि नहीं, सबको आजादी होनी चाहिए जो भी कुछ करने की। क्या क्या पागलपने वाली बात है। तो ऐसा होगा। रिपरकशन क्या होंगे, मैं आपको शॉर्ट में कुछ रिपरकशन बताती हूँ, और आप सब खुद मंथन कीजिए क्या मैं गलत कह रही हूँ। पहला, अगर कोर्ट कोई भी कल ये कह देता है कि हिजाब इज एन एसेंशियल रिलीजियस राइट फॉर विमेन बिकॉज ऑल वर्सेस आर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तब तो फिर ये समझ लीजिए कि हर तरीके की वर्स में कुछ भी लिखा होगा वो सारा माननीय हो जाएगा। फिर तो उसमें अगर एक मतलब महिलाओं को पीटने के ऊपर भी वर्सेस हैं, आइडोलेटर्स पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हेट के भी वर्सेस हैं, उसमें बहुत सारे वर्सेस हैं, मतलब वो सारे लीगलाइज हो जाएंगे। और फिर कल हम क्या देखेंगे कि ऐसी पिटिशन बहुत सारी फाइल हो रही हैं, लड़के कहेंगे कि हमको कल क्या पहनना है, ये तो सिर्फ पहनने वाली बात है। फिर वो कहेंगे कि 5 बार प्रेयर करने का तो हमारा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो हर जगह व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो मैं बहुत कर्सरी चीजें बता रही हूँ, मतलब क्या क्या कितना कितना कुछ के ऊपर पिटिशंस कल हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा होता है तो जो नहीं भी फॉलो करते हैं, जिन्होंने कभी हिजाब पहनने की सोची भी नहीं, वो एक तरीके से मजबूर हो जाएंगे पहनने के लिए, क्योंकि दे विल बी डिस्टिंग्विश्ड एज मुस्लिम्स हु डू नॉट वेयर हिजाब डिस्पाइट इट बीइंग अ रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ये डायरेक्ट उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और वो जैसे मैंने कहा ना कि फ्रांस में 10 लड़कियों ने शुरू किया था तो 2000 हो गई कुछ ही सालों में, क्योंकि एक तरीके से प्रेशर भी पड़ जाता है ना कम्युनिटी का कि ये आपकी ड्यूटी है, रिलीजियस ड्यूटी।
और इंडिया में भी ऐसा ही होगा कि जैसे पहले भले ही 6 लड़कियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया हो, लेकिन अब जगह जगह पर ऐसे केसेस दिखाई दे रहे हैं। और अभी तक तो हो सकता है वो खुद से कर रही हो, लेकिन फोर्स किया जाएगा। जितनी महिलाएं सड़क पे बुर्का में आपको दिखती हैं इंडिया में, आपको क्या पता कि वो मर्जी से पहन रही है कि उनके पति या उनके पिता ने उनको फोर्स किया हुआ है पहनने के लिए? क्या हमारे पास इसका कोई डेटा है? नहीं है ना। तो ऐसे ही कल ऐसा भी होगा कि जो लड़की कह रही है कि नहीं मैं अपनी इच्छा से पहन रही हूँ, अपनी चॉइस से पहन रही हूँ, हमें क्या पता कि वो चॉइस से पहन रही है कि उसको उसको लोकल मस्जिद के मौलाना ने पेरेंट्स को आके हड़काया है कि आपकी बेटी क्यों हिजाब के बिना घर से निकल रही है। बिल्कुल ऐसा होगा, उनको तो लाइसेंस मिल जाएगा इस बात का। और देखिए, ठीक है, मतलब ये एक होने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, इवन जो उस समुदाय से नहीं है लड़कियां, आपकी माँ में है, मैं हूं, बहुत सारी हैं, हम लोग भी एकदम मार्क हो जाएंगे कि लाइक वी आर नॉट फ्रॉम दैट कम्युनिटी। दिस इज बैड, यू नो। और जैसे मैंने अभी आपको वर्स नंबर 33.59 के बताया, I mean that is like an open call for molestation. It could be, you know, who knows, because even the Supreme Court lawyer is saying so. ये कुछ एक रिपरकशंस हैं। और फिर एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि अगर वो अलाउ हो जाता है एज अ चॉइस, तो इसका मतलब ये कि यूनिफॉर्म को तो आप टाटा बाय बाय कर सकते हैं, क्योंकि फिर यूनिफॉर्म का कोई वहां पर हो ही नहीं सकती जहां पर चॉइस आ जाए। क्योंकि चॉइस का मतलब है कि एनी ड्रेस कोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब ये है कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर, और हम तो यहाँ स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल में तो बल्कि मुश्किल है इन्फोर्स करना, लेकिन अगर स्कूल में लीगलाइज हो जाता है कि चॉइस आप पहने, तब तो कल हर ऑफिस में, हर एस्टेब्लिशमेंट में यूनिफॉर्म के अगेंस्ट लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं, हमको वही पहनना है जो होना है। यानी एक हिजाब, एक हेडस्कार्फ के चक्कर में कल कहीं भी ड्रेस कोड के अगेंस्ट पिटीशन जानी शुरू हो जाएंगी कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत कंफ्यूजन और जितना भी एक सिस्टम जो बना हुआ है वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। और अगर मदरसा इस देश में पहले ही चल रहे हैं और मदरसा में पहले ही जो पहनना है आपको, जो पढ़ना है आपको, उसकी आजादी है, तो आपको ये अलग से सेक्युलर स्कूलों में क्यों चाहिए? अब वहां चले जाइए भाई। अगर आप कहते हो कि पहले हिजाब फिर किताब, ये स्लोगन निकला है इस पूरी मूवमेंट से, पहले हिजाब फिर किताब, तो आप वहीं जाइए ना जहां पर पहले हिजाब अलाउड है। बहुत सारे मदरसाज हैं। ये ये मतलब मैंने बहुत कम गिनाए हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन कल हो जाएंगी। और जैसे मैंने कहा कि कोर्ट खुद तो अलाउ नहीं करता, कोर्ट खुद तो ड्रेस कोड कह रहा है, लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि चॉइस इंप्लीमेंट कीजिए। एक तरीके से ये कि फिर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, यही पिटीशन से फाइल करते रहेंगे, इन्हीं चीजों पे लड़ते रहेंगे कि भाई इसको अलाउ करा है तो मुझे क्यों नहीं करा, उसको ये अलाउ करा है, तुम्हारी किताब में कहाँ लिखा है, हमारी तो किताब में लिखा है, तुम्हारी किताब में कहाँ लिखा है। जब सैफरन शॉल बच्चों ने पहनना शुरू किया, तो आपको पता है फिर एक लॉयर ने, जब एक लॉयर से पूछा गया कि भाई अगर स्कार्फ पहना जा सकता है एज अ चॉइस, तो सैफरन शॉल क्यों नहीं पहना जा सकता? तो उस लॉयर ने कहा कि कहाँ पे किताब में लिखा है कि सैफरन शॉल हिंदुओं को पहनना जरूरी होता है। तो ये क्या मतलब, तो फिर अगर आप ये बात करते हैं तो हिंदुओं की भी टेक्स्ट में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर आप हिंदू टेक्स्ट में पढ़े, जो कि मैंने बहुत सारे वर्सेस अपनी बुक में भी साइट किए हैं, उसमें तो लिखा हुआ है कि हर हिंदू स्टूडेंट को डंडा लेके स्कूल आना चाहिए, कमंडल लेके आना चाहिए, धोती पहननी चाहिए। क्या ये सब अलाउड हो जाएगा? तो आप इस तरीके से पढ़ाई को एक एक जिसे कहते हैं एक इक्विलिब्रियम, जो मतलब एक है सोसाइटी में, उसको पूरा का पूरा उसे हिला करके सिर्फ कंफ्यूजन, अनरेस्ट और ये सभी कराना चाहते हैं। और इसका आउटकम एक डायरेक्ट होगा वायलेंस। ये बातें बातों से नहीं सुलझेंगी, क्योंकि अगर हिजाब और ये वाला इश्यू सिर्फ आर्गुमेंट्स का होता, तो हम हर्षा की मौत नहीं देखते, तो हम दंगे नहीं देखते कर्नाटका में, तो आईसिस और अलकायदा धमकी नहीं दे रहे होते इंडिया को कि तुम अलाउ कर दो नहीं तो हम मारेंगे। आपको पता है फ्रांस में 2011 में 2010 देखिए 2011 में फ्रांस ने फुल बॉडी बुर्का को एनफोर्स किया था, और कुछ सालों से वहां पर ये बातें हो रही थी कि हम फुल बॉडी बुर्का को बैन करेंगे। तो 2010 में अल कायदा के उसामा बिन लादेन ने वार्निंग दिया था फ्रांस को कि हम जिहाद करेंगे फ्रांस के खिलाफ अगर आप बुर्का बैन करोगे तो। और उसके बाद फ्रांस में आप देखिए कि कितना ज्यादा वायलेंस हुआ भी वहां पर पेरिस टेरर अटैक्स हुए, वहां पर चार्ली हेब्डो मैगजीन के ऑफिस में बॉम्बिंग हुई, वहां पर ये ब्लास्फेमी को लेकर भी बहुत सारी हुई है। फ्रांस इज एक्चुअली राइट नाउ यूरोपियंस नंबर 1 टारगेट बाय फॉर जिहादिस्ट।
ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप रिपोर्ट्स में जाके देखिए, मैंने भी अपनी बुक में कोट किया हुआ है, सब साइट किए हुए रेफरेंसेस। तो ये यानी इसीलिए मैं बार बार, इसीलिए अगर मैंने ये कहा है कि हिजाब इज अ साइन ऑफ तालिबानाइजेशन, तो ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है। अगर मैंने कहा है कि हिजाब इज अ साइन ऑफ अ सेक्युलर country turning into an Islamic country, an Islamic theocracy, हमने ऐसा ही नहीं लिखा है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमने ऐसा कहा है, और ये सारे फैक्ट बुक में है, जैसे मैंने आपको बताए हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब सिर्फ एक, जिसको आप कह रहे हैं ना कि एक मामूली से तो बात है, हेड्स का फलाव कर दो, इससे इतना कुछ बवाल हो जाएगा, और ऑलरेडी हो रहा है। जगह जगह स्कूलों से ये बातें निकलने में आ रही है कि हमको हिजाब में रोक दिया, प्रिंसिपल परेशान हो रहे हैं, ऑल अक्रॉस इंडिया कितने सारे केसेस आ चुके हैं, प्रिंसिपल कह रहे हैं आज तक कुछ नहीं हुआ, ये अचानक से क्यों बवाल हो गया है, अचानक से क्यों हमको ये बताया जा रहा है कि आप कम्युनल हो, कि आपको हमारे धर्म से कुछ प्रॉब्लम है, आप हिजाब क्यों नहीं पहनने दे रहे हो, और ये वो। और देखिए, अगर ये सिर्फ महिलाओं का ही इश्यू होता तो ये पुरुष क्यों इसमें बीच में कूद रहे हैं? जो प्रोटेस्ट रैलीज निकली हैं उसमें पुरुष क्यों दिखाई दे रहे हैं हमें? वाई इज द मुस्लिम मैन प्रोटेस्टिंग? लेट इट बी अ वुमेन इश्यू, इट्स नॉट अ वुमेन इश्यू, दे हैव ऑल मेड इट इनटू अ रिलीजियस इश्यू। जो मुस्कान लड़की थी, मुस्कान खान, जिसको इन्होंने पोस्टर गर्ल बना दिया इस पूरे प्रोटेस्ट का, उसने क्या किया, वो जब बुर्का पहनकर निकली थी तो कुछ लड़कों ने, और हिंदू समाज के लड़के थे, उन्होंने उसको मैं बिल्कुल एंडोर्स नहीं करती, वो गलत था कि आप एक लड़की को इस तरह घेर कर ऐसे उसको टीज करें कि ये पहना हुआ है। लेकिन अगर ये चॉइस का मुद्दा होता तो वो लड़की शायद ये कहती कि माय बॉडी माय चॉइस, पर उसने क्या कहा, उसने कहा अल्लाह अकबर। यानी it's a very religious thing. Hijab's linkages with religion are strong. That like that is the only link. Hijab is linked to religion. That is the thing. इसका मतलब ये है कि ये एक it has like a lot of social religious repercussions and very anti-women thing, and women are not realizing कि उनको बैठे बिठाए उनके ऊपर ये एनफोर्स किया जाएगा। केरला में जब सीएफआई कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया शुरू ही हो रही थी ना, तो उन्होंने वहां पर रयाना खासी, एक मुस्लिम लड़की थी, वो बीटेक करके अपने गांव वापस आई थी, कासरगोड, उसको मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता उस जगह को। वहां पर उसके दरवाजे पर लगा जाते थे वो पोस्टर कि हिजाब पहनो, हिजाब पहनो, ये जीन्स पहनकर क्यों घर से निकलती हो। उसकी कार पे पत्थर मारे थे उन लोगों ने। ये हाल हो गया, ऐसा ही हो जाएगा कल, क्योंकि तब तो उनके हाथ में कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा कि देखो कोर्ट ने भी कह दिया कि अलाउ करो, तो क्या कोई लड़की रह पाएगी उसके बिना? ये हो जाएगा। थैंक यू सो मच स्वाति जी।